हेलो और हेल्थो ट्रैक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज एक बहुत ही यूनिक एंड अमेजिंग गेस्ट हैं जो है हरजीत मैम। ये एजुकेशनलिस्ट हैं और एक स्पिरिचुअल गाइड भी हैं। और यही नहीं, इन्होंने बच्चों के साथ बहुत क्लोजली काम किया है। इनका एक बहुत ही सुपर्ब एंड यूनिक क्लब है यंग फ्लेयर्स, जिसमें बच्चों के साथ इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं। गार्डनिंग का इन्हें बहुत शौक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनवायरनमेंट। आई मीन शी इज़ एन अमेजिंग गेस्ट, और जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो वेलकम मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सो मैम, आपसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आप बच्चों के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। आपके यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, सीखने आते हैं, आपसे मिलने आते हैं। तो आजकल का कोई रीसेंट ट्रेंड आपको क्या लगता है कि बच्चों में कौन सी चीज़ बहुत ही अलग हो गई है, और क्या ट्रेंड आप पकड़ पाए हैं? मेरा 89 से एक्चुअली मेरा कोचिंग सेंटर चल रहा है, तो बहुत टाइम से मेरा बच्चों के साथ तो इंटरेक्शन रहता ही है, और अलग अलग स्कूल्स के बच्चे आते हैं, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। और उसके बाद मेरे को ये लगा कि एक बहुत ट्रेंड चला कि बच्चे सुनते नहीं हैं, ये है वो सब इस तरह की बात ना। तो हम प्रॉब्लम डिस्कशन बहुत होती थी, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तो मुझे लगा कि इसका कोई सोल्यूशन निकाले, तो इसलिए फिर हमने 2010 में मैंने एक क्लब स्टार्ट किया, तो जो यंगस्टर्स का था, 9 ऑनवर्ड था। तो उसमें हमने ये देखा बच्चों में स्ट्रेंथ बहुत है, ये बहुत हाईटेक है, एनर्जी इनमें बहुत है, लेकिन इनको प्लेटफॉर्म नहीं कोई मिल रहा, ट्रैक सही नहीं मिल रहा। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि इनको क्या कुछ ऐसा दिया जाए जो ये इनको चैनलाइज करने के लिए वो क्लब हमने स्टार्ट किया। तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, तो वो सब चल रहा है। उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स, जब उनके पेरेंट्स से बात होती थी तो उनकी प्रॉब्लम्स कुछ और तरह की थी, तो जिसको हमने थोड़ा स्पिरिचुअली सॉल्व करना शुरू किया। तो वो भी फिर एक आगे हमें पता ही नहीं चला कि ये सब लाइंस कब हमारी स्टार्ट हो गई, और वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया जो हमारे लिए। और एक जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग जो है वो मेरा पैशन था। तो मुझे ये लगता था कि मैंने अपने बच्चों को ये जो पॉइजन नहीं देना, तो उसके लिए मेरा कुछ एफर्ट करें। तो धीरे 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 हमने टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट की, और उससे अब आज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस सब कुछ हमारे को मिल रहा है, जो कि वो ये चीज़ है। तो इसमें जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि आज का ट्रेंड क्या, तो मैं वही बता रही हूँ कि मेरे देखते देखते 2010 से लेकर आज की, जिसको हम कह लें कि हमारी जनरेशन जी से लेकर आज तक की हमारे जो चेंजेस आए, आज के बच्चों की सबसे बड़ी जो ट्रेंड चल रहा है वो है ओवर यूज़ हमारे स्क्रीन का। उनके 8 to 10 आवर्स जो हैं वो स्क्रीन पे ही निकल रहे हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें एकदम से नहीं पता चल रहे, लेकिन क्योंकि एज ए टीचर, एज ए काउंसलर, वो धीरे 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 उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो सामने जब आते हैं तो वो बहुत ही डेंजरस है। तो मेन तो ट्रेंड ये है कि वो अपना मैक्सिमम टाइम क्योंकि उस पर स्पेंड कर रहे हैं, तो बाकी एक्टिविटीज़ के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। जो हम 2012 में बच्चों से करवा पा रहे थे, अब वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन वो टाइम कहाँ जाता है, वो जब वो नेक्स्ट हमारा एक चैप्टर चलता है कि वो टाइम मैनेजमेंट क्या है और कैसे है, उसको वो हमारा डिफरेंट वो है। लेकिन इसमें हमने जो देखा कि सबसे एक प्रॉब्लम ये है, उससे फिर उनकी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, मेंटल हेल्थ पे उनके इफ़ेक्ट पड़ रहा है, एंग्जाइटी है उनको, टाइम से सोना नहीं, उनको होमवर्क के लिए वो नहीं मिल रहा। दूसरी बात फिर उसके उसके साथ उनको जो ये रहता है कि हम कहीं कुछ हम फियर ऑफ कि हमारे को फोमो फोमो में वो कि कुछ मिसिंग ना हो जाए। उसमें मैं देखती हूँ कि हमारे पास बैठे हैं बच्चे, उनको फॉर्मूला समझा रहे हैं, मैथ्स करवा रहे हैं, और बच्चे स्क्रॉल स्क्रॉल करे जा रहे हैं। उनका जो अटेंशन स्पैन है उसमें बहुत रिड्यूस हुआ। वो कहाँ वो, हम अगर बात करें जनरेशन जी की, तो उसमें वो 12 सेकेंड्स था, जो कि घट के अब 8 सेकेंड, मतलब 8 सेकेंड भी हम फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ पे, हमें रहता वो चलते जाओ चलते जाओ। मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, फोमो है। उसके बाद हमारे को जो बुली कर रहे हैं बच्चे, है ना, ऑनलाइन बुलिंग हो रही है। तो ये चीज़ें हमारे को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं बच्चों को।
लेकिन वो इतने ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गए, उनको ये बातें अभी समझ ही नहीं आ रही कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है ना। उसके बाद आ गया हमारा, जैसे हम करते कि अब, और ये इसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न था कहीं ना कहीं कोविड, क्योंकि उस टाइम पे हमारे बच्चों को ऑनलाइन सब कुछ हो गया, और ऑनलाइन होने की वजह से बच्चों को फ़ोन भी मिल गए, इंटरनेट भी मिल गया, सब कुछ हो गया। आज बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो आइसोलेट हो गए। सबसे बड़ी चीज़ जो ट्रेंड देखने में आ रहा है, मेरी ग्रैंड डॉटर है, 8 इयर्स की है, आप बिलीव करोगे वो बोलेगी स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन लेगी, और उसके बाद वो कोई एक कोना ढूंढेगी, वहां पे जाके उसको बोलो हमारे साथ बैठ जाओ, कर लो। आइसोलेट होना चाहते हैं बच्चे कि भाई हमें किसी के साथ नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हमारी इंटरेक्शन नहीं हो रही, बच्चे हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो उससे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आ जाती हैं बाद में। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो कारण है। फिर रिजिलियंस में बहुत कमी आ रही है। बच्चे कोई भी चीज़ है, उसको कोई चैलेंज आ गया, उसको करने को वो रेडी नहीं होते, या कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। ये एक जो आज का ट्रेंड है, और ये बड़ा एक लगता है डेंजरस फेज है, जिसको हम सारे सारे पेरेंट्स या सारी सोसाइटी इस चीज़ को, इससे इफेक्टेड है। सो मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि आजकल बच्चों में किस तरह के ट्रेंड्स आप देख रहे हैं, क्योंकि जो आप बच्चों से इतनी क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स या उनके क्लोज टीचर्स ही ये ट्रेंड्स समझ पाएंगे। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि इन सारे ट्रेंड्स में से आपको कौन सा लगता है जो सबसे ज्यादा वरीइंग है, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है? मेन हमारा जो वरिंग, क्योंकि स्क्रीन ओवरलोड जो है, इससे हमारे अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं कि बच्चे जब इतना टाइम स्क्रीन पे लगा रहे हैं, उनको कोई टाइम एक्टिविटीज़ के लिए नहीं मिल रहा, है ना, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। तो उससे हमें पता है कि हमारे बॉडी को, एज ए डॉक्टर आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि वो कितना उसका हमारे को हार्म है ना। दूसरी बात ये है कि इमोशनली बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बच्चे सोशली वो अपना वो सब नहीं फेस नहीं कर पाते वो प्रॉब्लम्स को। दूसरी बात, जब ये स्क्रीन पे कुछ या सोशल मीडिया पे बातचीत करते हैं, उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं पता चलती कि आप मैसेज में क्या कहना चाह रहे हो, तो उससे कई बार इंफॉर्मेशन रॉन्ग चली जाती है। तीसरा जो एक और इसमें बच्चों के ग्रुप्स बने, सबके बने हुए हैं ना, हम लोगों के भी, बच्चों के भी ग्रुप्स हैं। उसमें क्या हुआ कि दो बच्चे आपस में कुछ बात कर रहे हैं, है ना, वो बात कर रहे हैं, वो तो आपस में बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आई, तीसरे ने अपना कुछ उसमें डाल दिया, चौथे ने कुछ डाल दिया, तो वो चाइनीज विस्पर की तरह वो प्रॉब्लम कुछ थी और उसका सॉल्यूशन कुछ और मिल रहा है, और हर कोई अपने 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 स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से उसका आंसर दे रहा है। तो वो बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं उसमें। बच्चे क्या, हम लोग भी मिसगाइड हो रहे हैं। ऐसी इंफॉर्मेशंस उसमें आ जाती हैं कई बार जो कि बिल्कुल फॉल्स और फेक होती हैं, लेकिन बच्चे क्योंकि अभी इतनी मेच्योरिटी नहीं है, वो उस चीज़ को ग्रास्प कर लेते हैं और उसका हमारे को जो हार्म होता है। दूसरी बात ये है कि जो हम लोग फेस टू फेस जितना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं ना, बच्चे नहीं कर पाएंगे। उनको बोलो कि बेटा आप स्टेज पे आके अपनी इंट्रो दो, वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो आइसोलेटेड है, वो अपने अंदर बैठ, वो इतनी बातें करेंगे इतनी, लेकिन अगर कोई गेस्ट आ गया, क्या बात करें इनसे, इनसे क्या बात करें, हमें नहीं समझ, है ना। तो वो सोशली भी पीछे हो रहे हैं। दूसरी बात, एक जो मिसकंसेप्शन बच्चों के बीच में आ गया कि हमारे इतने फ्रेंड्स हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, है ना। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मेरा बेटा, क्यों आपको मालूम है, वो म्यूज़िक लाइन में था, उसका एक्चुअल जो मेन उसका तो प्रोफेशन तो वेबसाइट्स का है, बट म्यूज़िक उसकी हॉबी थी, और उसने जब अपना बॉलीवुड में वो था, तो उसकी ये लगा कि उसको बहुत उसके फैंस हैं और बहुत होता है। तो मीनवाइल प्रॉब्लम आई मेरी ग्रैंड डॉटर का ही, थोड़ा उसकी प्रॉब्लम थी डिलीवरी टाइम पे। मैंने बोला मेरे इतने हैं, कुछ जरूरत नहीं बेटा, सोशली जाओ, आप मिलो गिलो उससे, मैं बात करो। मम्मा आपको क्या, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, टिप्स पे हैं, हमारे देखो हमारे इतने। मैं बोली ओके ठीक है भाई। लेकिन जिस दिन हम, मेरी डॉटर इन लॉ हॉस्पिटलाइज हुई, और जो भी वो उस टाइम पे था, उस टाइम पे हमें
फाइनेंशियली या वो लोन, हमसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मॉरल सपोर्ट। और जितना मैं कहती हूँ मेरा जो फ्रेंड सर्कल था या मेरे क्लब के बच्चे थे, वो सब उस वक्त मेरे साथ खड़े थे। मैंने इसको बोला तेरे कितने फैन है आज बेटा तेरे साथ। तो ये तो मैं अपना इंसिडेंट आपका जो मेरे साथ बीता है, और ऐसे बड़े इंसिडेंट होते हैं जिस टाइम पे हमें मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास कोई भी नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो बच्चे फेस टू फेस बात नहीं कर पाते, और उनको ये लगता है कि हम बहुत एक उसमें जी रहे हैं, ये लोग फेक लाइफ जी रहे हैं कि हमारा। तीसरी जो प्रॉब्लम देखने में आ रही है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, बच्चे सारा दिन स्क्रीन से बैठे हैं, ऐसे बैठे, बैड पोस्चर उनके, है ना। और दूसरी बात ये है कि जब हम स्क्रीन पे हैं, चाहे हम गेम खेल रहे हैं, चाहे हम कुछ देख रहे हैं, तो हमारे को कुछ ये आज ओबेसिटी का और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो क्रिएटिव, हाँ, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारी आ रही हैं। तो तीसरी बात यही है कि फेस टू फेस हम जब बात करते हैं उसका इम्प्रेशन कुछ और होता है, और उसमें हमारे को प्रॉब्लम आती है। तीसरा जो स्टूडेंट्स के उस पे है कि उनको इवन होमवर्क करने का टाइम नहीं मिलता, होमवर्क नहीं कर पाते वो लोग, क्योंकि और सबसे बड़ी बात तो वही जो हमने बोला, फोकस स्पैन नहीं है। 10 मिनट के बाद उनको चाहिए कि स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो। डोपामाइन उसने जो कि इसके बाद हमें शायद कुछ और मिल जाए, कुछ और हमारे को रिवार्ड मिलेगा, कुछ मिलेगा मिलेगा, है ना, हम ज़्यादा खुश हो जाएंगे, वो चीज़ हमारे में सीक्रेट होती है। तो जब हमें होमवर्क करने का टाइम नहीं मिलता, एंजाइटी, क्योंकि सुबह जाना है, अब सब क्योंकि पीयर प्रेशर है उधर, स्टूडेंट्स अगर टीचर कुछ बोल रहा है तो वो भी हमारे को होएगा, एग्ज़ाम आ रहे हैं, वो सब चल रहा है, लेकिन हम उसकी तैयारी करने का हमारे को टाइम नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें, सबसे बड़ी बात हमारे आपके टाइम पे, मैं देख रही हूँ आपके यहाँ पर भी लाइब्रेरी, हमारी हम लोगों के एक लाइब्रेरी वाला एक ट्रेंड था, है ना। लेकिन आज बच्चे बुक्स, क्योंकि वो उनका है ही नहीं, फोकस कर ही नहीं पाते, वो लंबी चीज़ ना पढ़ सकते हैं ना सुन सकते हैं। लेक्चर मत दो उनको, कुछ बोलो लेक्चर में, शॉर्ट में बोलो ना, इतनी बड़ी बात बोलने की क्या ज़रूरत है, छोटा बोलो ना। तो ये चीज़ जो है वो आप एक्सप्लेन करके उनको नहीं समझा सकते। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स देखने में मिल रही हैं, आई साइट पे छोटे छोटे एलकेजी यूकेजी के बच्चे हमारे पास आते हैं, वो उनको जो स्पेक्स लगे हुए हैं और उनकी आई साइट की प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह की ये जो, और इन चीज़ों के साथ और जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो और बहुत ही क्रॉनिकल हो जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम। आई थिंक हम लोग सभी इसको फेस कर रहे हैं, एंड एज पेरेंट्स, एज डॉक्टर्स, एज टीचर्स। तो ये ट्रेंड्स और ये जो साइड इफेक्ट्स हैं, ये आपने आई थिंक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। एक रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पेरेंट्स स्क्रीन एडिक्शन के बारे में बहुत परेशान हैं। उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन है। आप क्या समझते हैं, मतलब ये रिक्रिएशन के लिए और एंजॉयमेंट के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है आज, क्योंकि हम सभी, पूरी सोसाइटी, मैंने बोला ना कि इस चीज़ से परेशान है और इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और मैं एक बात बोलूँगी, शायद पेरेंट्स को बुरी भी लगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए हम पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब बच्चा सुबह उठ के आता है ना, वो ग्रैंड पेरेंट्स के रूम में जाता है, वो देखता है कि रेक्टेंगुलर कोई चीज़ उनके हाथ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है। मदर के पास जा रहा है, उसके पास है, फादर है, घर में कोई आ रहा है तो उसके पास भी है, तो उनको लगता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि बच्चे जो है इमिटेट करते हैं, वो नहीं, तो वो उनका कोई वो नहीं। मैं वही बात बोलूँगी, मेरी 11 मंथ्स की ग्रैंड डॉटर है, वो, उसको उठते सार उसको ये होता है कि सबके हाथ में ये कुछ रेक्टेंगुलर कोई डिवाइस है, ये जरूरी चीज़ है। तो ये क्योंकि हम उनके रोल मॉडल हैं, तो उनको लगता है ये जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो हमें भी ये करना है, वो हमारे जैसा बनना। तो पहले ये कहा जाता था कि अगर आप बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं, आप खुद वैसा बन जाओ, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आज हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, उनको ये सब हम पॉइजन खुद उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं पहले तो मैं पेरेंट्स को ही ये रिक्वेस्ट करूँगी कि सबसे पहले हम अपने आप को चेंज करें। अगर हमने वाकई हम इस चीज़ के लिए वरीड हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे को कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम इस चीज़ को कुछ कम कर सकते हैं। उसके लिए हम कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि स्क्रीन फ्री जोन बनाने।
जब हमारे को स्क्रीन बड़ी आराम से मिल रही है, रिमोट हमारे बिल्कुल साथ में पड़ा हुआ है, बैठे कुछ नहीं है, उठाया टूं स्टार्ट हो गया, है ना। कुछ पास में हमारे अपना आईपैड पड़ा हुआ है, पास में हमारे लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को अपने से दूर रखें, है ना। दूसरा, हमारे को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए एज ए पेरेंट्स कि हाँ, हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने के टाइम पे किसी के पास मोबाइल नहीं, अपने मोबाइल सबमिट कराओ यहाँ, ठीक है। हालांकि ये जितना कहना इजी है ना, ये होता नहीं है, क्योंकि बच्चे सामने से ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं ना कि आपको लगता है यार हम लोग बहुत बैकवर्ड है। ये मतलब क्योंकि डेली रूटीन में हो रहा है हमारे साथ, है ना। लेकिन ये करना पड़ेगा, हमारे को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बेड पे जाने से पहले आपको स्क्रीन, क्योंकि ब्लू लाइट जो है हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हमारे को उससे दूर रहना पड़ेगा। और अगर 1 आवर पहले हम स्क्रीन छोड़ दें तो हमें स्लीप भी अच्छी आएगी। अब जब स्लीप अच्छी नहीं आ रही तो नेचुरली कॉस्मिक एनर्जी नहीं मिल रही, वो सारा कुछ तो सर्कल वो सारा हमारा वहाँ पे खराब हो गया। दूसरी बात ये है कि बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में डालना जिससे वो इससे, क्योंकि ना हमारे टाइम पे ये कहा जाता था कि अगर बच्चे ने कोई कांच पकड़ लिया ना, तो हम उससे जब खींचेंगे ना तो इंजरी हो जाएगी उसको, है ना। तो उसके लिए कहते थे कि उसको ऐसा कोई खिलौना दे दो कलरफुल और लाइटनिंग वाला, उससे बच्चे को थोड़ा मजा आएगा और वो अपने आप कांच छोड़ देगा। तो यही टेक्निक हमें यहाँ पे करनी है कि बच्चे का, इसके लिए सबसे पहले बच्चे की साइकोलॉजी समझे कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको वो चीज़ प्रोवाइड करें और उसके साथ हम जो इन्वॉल्व हो सकते हैं तो उसको वैसी एक्टिविटीज़ करें। एक फैमिली टाइम ऐसा रखें कि एक दिन हमने पूरा, आज हमने बच्चों मोबाइल नहीं देखना, आज हमने घूमने जाना है, आज हम बैठ के खेलेंगे, अब बिजनेस खेलेंगे, हम लोग कुछ भी मोनोपोली खेलेंगे, कुछ भी ऐसा लंबा गेम जो ज़्यादा टाइम पर चलता है। फिर जब हमारे पास एक और तरीका है कि हम बच्चों के साथ एंडलेस क्वेश्चन करने शुरू कर दें। आपको क्या अच्छा, आपको कौन सी चीज़ हैप्पीनेस देती है, आप किस चीज़ से डिस्टर्ब होते हो। तो ये सब इस तरह के जो टेक्निक्स को हम लेके अपने आप को चेंज कर सकते हैं। या बच्चों की, मैं अभी आज की बात बता रही हूँ आपको, मेरी जो बड़ी वाली ग्रैंड डॉटर है वो मेरे साथ बहुत अटैच थी, तो उसने हर बात मेरे साथ शेयर करती थी। इवन सीक्रेट्स भी हमारे होते थे कि किसी को नहीं बताना, वो हम दोनों के हैं। तो मेरे को वो बोलती थी कि आप मेरी दादी भी हो, मेरी फ्रेंड भी हो, आप मेरी सिबलिंग भी हो, सब। लेकिन अचानक से ये पीछे कुछ ऐसा हुआ कि वो थोड़ा कट ऑफ, बुक्स पढ़ने का शौक है, वो बुक्स पढ़ती, स्क्रीन, ये वो सब। तो हमने उसको मेरे को थोड़ा, हम वरिड थे कि ये अब हमारे पास नहीं आती, हमें लगा शायद एज फैक्टर है, क्या है, चेंजेस आते हैं बच्चे में। लेकिन क्योंकि एज ए, देखो, काउंसलिंग करते करते हमें भी इतनी समझ आ गई कि ये वो चीज़ नहीं है। तो मैंने आज उससे बैठ के पूछा, मैंने कहा बेटा आप ये क्यों नहीं इन्वॉल्व होते मेरे साथ या कुछ। तो हम आपको मालूम ही होगा शायद 8-9 मंथ्स हम लोग आउट ऑफ स्टेशन हम लोग गए हुए थे, तो यहाँ नहीं थे। तो बोलती सारा दादी उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि अब मैं ऑकवर्डनेस फील करती हूँ। ऑकवर्ड होता है कि दादी से दादू से क्या बात करें। तो मेरे को ये चीज़ बहुत हुआ कि ये इसने ऐसी बात कैसे बोल दी। तो मुझे लगा मैंने इसको अपने साथ कैसे इन्वॉल्व करूँ ना। तो उसी टाइम मतलब मेरे तो यहाँ पे कुछ कुछ होने लग गया कि बच्चा मेरे से दूर जा रहा है, ये तो बड़ी, मेरे को एकदम डर लगने लगा। तो मैंने उसके साथ थोड़ी देर बाद आके मेरे को बोलती, दादी आपको ग्रीस के वो जो है गॉड गॉडेस के बारे में मालूम है, वो आजकल कोई बुक पढ़ रही है उसके बारे में ना। तो मैं बोली हाँ, एक दो मुझे पता है, मैंने वो नाम लिए है ना, एंथना पता नहीं क्या क्या, वो मेरे को जितना थोड़ा याद था। वो पता है कौन सा गॉड है उसके बारे में बतानी, ये गॉड ऑफ विजडम है, ये गॉड ऑफ फलाना, ये गॉड ऑफ, वो सब मेरे को बताने लगी। अब मेरे को तो 2 ही आते हैं, ये तो अब चुप हो जाएगी। मैंने फटाफट से नेट खोला, उसमें से ढूंढा और मैंने फटाफट, मैं कहा हाँ एक ये भी होता था, अच्छा गॉड ऑफ रेनबो कौन था। तो वो एकदम कि वो वाह, दादी तो मेरी बात सुन रही, दादी को मालूम है इस बारे में, ये एक इंसान ऐसा घर में जो मेरे साथ रिलेट कर रहा है, मैं इसके साथ कर सकती हूँ। और उसके बाद विद इन, मैं कह रही हूँ विद इन 30 मिनट्स
हमारी आपस में इंटरेक्शन शुरू हो गई। तो ये मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं जो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो उसके बाद हमने देखा कि ये स्क्रीन इसको ओवर स्क्रीन हो रहा था इसका। तो बैठ के हमने सोचा अब क्या करें। मैं एक बोलूँ कि मैं इस मामले में थोड़ा सा हम लोग लकी हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती तो हम सारी फैमिली बैठ के उसको डिस्कस करते हैं। तो हाँ, हमने खाने की टेबल पे बैठे थे हम, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरा बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ। तो हमने कहा भी ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये इरिटेट होती है नहीं दो, तो इसके एक्शन बहुत गलत हो रहे हैं, ये किसी की बात नहीं सुनती, बहुत कुछ नेगेटिव, जबकि वो आउटस्टैंडिंग बच्चा है, आपको मालूम है वो उधर। तो ये चीज़ बिहेवियर में इसके बहुत गलत हो रहा है। तो फिर हमने क्या करें। तो कहते मम्मी आप क्या करते थे हमारे लिए। मैं कहा बेटा हमने जब आपसे कुछ काम करवाना होता था तो हम एक कुछ ऐसा कर देते थे कि भी आप ये कर लो फिर आपको ये मिलेगा। देना तो होता ही है, लेकिन आप ये करो इसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपको ये लगता था ये चीज़ हमने कमाई है, हमने अर्न की है ना। आज जब हम बच्चों को सब कुछ ऐसे ही दे जा रहे हैं ना, उनको उसकी वैल्यू नहीं होती। तो कहता ओके मम्मा। तो क्योंकि उसका एरिया है कंप्यूटर का, उसने एक ऐप बनाई और उसमें सारे पॉइंट्स बना दिए। सुबह सबको विश करना है, प्यार से करना है। अभी आपने अपना नहाना धोना, होमवर्क करना, अबेकस करना, आपने कोई क्रिएटिविटी की, मम्मा को हेल्प की, दादी को हेल्प की। अब वो इतने पॉइंट्स हो जाएंगे, उस पॉइंट्स के बाद आपको स्क्रीन मिलेगी, आप फ़ोन देख सकते हो, इतने स्क्रीन के बाद आपको किंडल मिल सकता है, इतने पॉइंट्स के बाद आप टीवी देख सकते हो। तो अब वो अपने पॉइंट्स अर्न करने में लग जाती है और वो करते करते उसको शाम हो जाती है। तो इवनिंग में अगर बच्चे ने 1 घंटा या 2, और वो इतने काम कर लिए उसने, फिजिकल एक्सरसाइज भी कर ली, योगा कर रही है, वो पुशअप्स कर रही है, तो और क्या चाहिए हमें। वो लंच अपना पूरा खा रही है, कोई किसी की हेल्प नहीं, अपने आप लो, अपने आप अपने टेबल से वो उठाओ। तो बच्चे में वो एटिकेट्स भी आ रहे हैं जो हम उसको सिखाना चाह रहे थे। तो इस तरह के, लेकिन उसके लिए आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, सबको मिलके। ये नहीं एक बोल रहा दूसरा बोल छोड़ो इतना बच्चा है, सारी उम्र करना है, ऐसा भी होता है। लेकिन जब हम अपने बच्चे के लिए अवेयर हैं तो हमारे को ऐसी टेक्निक्स थोड़ी सी अपनानी पड़ेंगी, उनके साथ इस तरह का कुछ। तो मैम अभी आपने हमें बताया कि एज पेरेंट्स या एज अ फैमिली हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, बट उनके रिक्रिएशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें बच्चों की हॉबीज़ क्या हैं, बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, सबसे पहले उसको पहचानने की ज़रूरत है। ये मैंने अभी हमने बात की ना कि मेरा क्लब जो है, तो उसमें यही हुआ कि पेरेंट्स यही बोलते थे कि सुनते नहीं हैं बच्चे, करते नहीं हैं। हम सुनाते उनको क्या है कि जो वो सुनना नहीं चाहते, है ना। हम उनको बोलते हैं बेटा पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, बेटा फलाने को मिल लो, ये कर लो वो कर लो। वो कहते हैं ये हमारी, वो कहते हैं हमें फोटोग्राफी करनी है, ये कोई काम है, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर दी नहीं होते तो तुहानू ये सब चीज़ां दी पई। वो कहते हैं कि, तो मैंने इसका रिवर्स किया, मैंने उनको बोला कि आप फोटोग्राफी करो। जब वो फोटोग्राफी करते हैं उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो जब सेटिस्फाइड होते हैं तब मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा अब मम्मी ये ना बोले कि बस फोटोग्राफी करता, कहीं ये चीज़ आपका शौक छूट ना जाए। उनको क्या चाहिए, उनको मार्क्स चाहिए, दे दो, फिर जो कहोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो करना है मैं करवाऊंगी। मैंने बच्चों को शॉर्ट मूवीज़ बनवाई, उनको थिएटर करवाया, उनके साथ हमने जीएनई में 2 इवेंट किए, कल्चरल एंड फिल्म फेस्टिवल। तो उसमें हमारी नियर अबाउट 6 to 7 शॉर्ट मूवीज़ थी, प्ले किए हमने। तो क्योंकि जिसको थिएटर का शौक है वो करे, जिसको ऑफ स्टेज काम करने का शौक था उसको हमने फील्ड जॉब दे दिया कि आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप। तो सबके शौक के हिसाब से उनको हमने, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। कई बार वो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है उनको, छोटी 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 जो 5 to 12 ईयर्स है ना बच्चों में, उनके लिए मैं बता रही हूँ। उनके लिए है कि हम उनको बोले कि बेटा देखो साइकिलिंग ये करेंगे, इससे ये होगा वो होगा, आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे, आप स्कूल में रेस होगी। उनको मोटिवेट करना कि आप ये करोगे तो इससे आपकी टांगे स्ट्रांग हो जाएंगी और आप लॉन्ग जंप कर सकते हो, हाई जंप कर, देखा आपने स्पोर्ट्स डे में क्या होता है। तो बच्चे को लगता है वाह मैं ट्रॉफी ले रहा हूँ, वो एक उससे इमेजिनेशन में। लेकिन ये इमेजिनेशन उसके दिमाग में डालनी कि आप ये कर रहे हो, एफर्मेशन
जब करना शुरू करता है ना बच्चा, तो उसको लगेगा, उसको साइकिलिंग में डाल दी। और जिस बच्चे को साइकिलिंग का शौक पड़ गया, आप बोलोगे आजा बेटा अंदर आजा, उसको नहीं होगा कि मेरे को मत बुलाओ, है ना। उसके बाद हम उनको किसी का ड्राइंग में है, किसी का पेंटिंग में, तो हम छोटी छोटी चीज़ें उनको दी, चलो आओ बेटा ये देखो ड्राइंग की। तो एक चीज़ मैं और आपसे मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि जब हम बच्चों को ये रियलाइज़ कराते हैं ना कि हमें ये नहीं आता बेटा, आप बहुत एक्सपर्ट हो, आप तो जल्दी से सीख जाओगे, मेरा ये करने का मन है, आप मुझे सिखा दोगे ये सीख के। तो बच्चा लगता वो आई एम द टीचर, है मम्मा का दादी का टीचर, मैं अभी सिखाता हूँ, मैं अभी करता हूँ। बेटा मेरे को नेट चलाना नहीं आता, मेरे को पता नहीं, आप तो बड़े अच्छे से ढूंढ लेते हो। मम दादी अभी बताते, मम्मा अभी बताते, वो फटाफट आपको ढूंढेंगे करेंगे। मैंने ऐसे ही मैं क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस मेरे अपने हैं, तो मैं उनसे जब ये ऐसे बोलती तो बोली अभी मेरे को 22 से उसने बर्ड बनाना सिखाया। तो जब और ये जब एक बार शौक, तो उससे आपको पता पेंटिंग करती थी मैं, वेस्ट जो आते हैं हमारे, है ना, बॉक्सेस होते हैं उन पे पेंटिंग किया, उसमें गार्डनिंग का कुछ प्लांट्स, ये आपका प्लांट है, आप इसको देखते हैं कितना ग्रो करते हैं। तो बच्चे में पहली बात कुछ तो शौक है उनको डेवलप करना, वो भी पेरेंट्स की एक स्किल होती है कि कितना आप उसमें स्किल दें। तो गार्डनिंग करवाना, और अगर गार्डनिंग में बच्चे का एक शौक पड़ गया तो मैं कहती हूँ हमारे लिए, हमारी पूरी यूनिवर्स के लिए, मैं कहती हूँ अगर हमने एक बच्चे को गार्डनिंग में ट्रेन कर दिया ना, तो सोचो कि हमने बच्चों को, यूनिवर्स हमें हमें थैंक्स, हम यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं, तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं हमें थैंक्स बोलेगा कि मेरे को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, है ना। उसके बाद पीछे हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि हमने प्लास्टिक नहीं बाहर फेंकना, तो उसके लिए हमने प्लास्टिक बॉटल्स ली, और मेरे जितने बच्चे थे उनको हमने बोला कि जितना घर में प्लास्टिक आता है उसको आप उसमें बनाओ, इको ब्रिक्स हमने बनाई। तो उससे हमने पॉट्स बनाए, उससे बेंचेस बनाए, उससे बहुत कुछ क्रिएटिव हमने वो चीज़ें बनानी शुरू की, जो कि क्योंकि हमें बोलते 200 ईयर्स लगते हैं इसको उसमें, है ना, हाँ, रिसाइकल होने में। तो उसके लिए अगर हमने एनवायरनमेंट को प्लास्टिक से बचा लिया, तो मेरे को लगता है कि हमने एक बहुत बड़ा काम कर लिया। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जब हम, और 5 से 12 साल का बच्चा हमारी इन बातों में आ जाता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती। बड़ों को थोड़ा सा इधर मोल्ड करना मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज छोटे बच्चे उनको ड्राइंग, फिर उनके साथ थोड़ी लंबी गेम खेल लेना, जैसे क्रिएटिव, आप लेगोस दे दिए, छोटे 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 पीसीस हैं, लेगो ना हो आप ब्लॉक्स कुछ भी लिए तो बच्चा उसमें, और लेकिन ये है कि बच्चों से जो भी करवाना है आपको साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हमें खुद स्क्रीन छोड़नी पड़ेगी और फिर हम उनके साथ ये सब कर सकते हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें हम उनके साथ करवा सकते हैं। उसके बाद जो 13 अबव है उनके लिए हमारे पास है कि हम उनको क्रिएटिविटी में डालें। कुछ बच्चे हैं उनको सिनेमेटोग्राफी का बहुत शौक होता है, फोटोग्राफी का बच्चों को शौक है, उसके बाद कोडिंग करते हैं बच्चे, आजकल कोडिंग का बहुत वो है, उनको ये सब चीज़ें हम दे सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं उसके लिए। और बात वही है कि उसके लिए हमें खुद बुद्धू बनना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं आता, तो आप हमारे लिए ये करो, उनसे वीडियोस बनवानी, वो उनका शौक भी पूरा हो गया, उनका स्क्रीन टाइम भी हो गया, और जब उनको लगा कि हम कुछ कर सकते हैं तो वो खुद अपने फिर ढूंढेंगे कि हमें क्या करना है। कई बार बच्चों में इतनी स्किल होती है लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हम क्या करना चाहते हैं, या उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता कोई कि हम कहाँ पर ये अपना स्किल दिखाएं। तो इस तरह की हम स्किल्स जो हैं अपने बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, और उसके लिए उनके शौक पहले समझने होंगे, और वो समझने के लिए उनसे हर काम करवाना, उनको मार्शल आर्ट में डालना, उनको म्यूज़िक में डालना, म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंट सिखाना, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सिखाना जो उनका शौक है। तो ये एक, जब म्यूज़िक में भी अगर पड़ जाए बंदा, तो जब एक राग को करने में, आप भी म्यूज़िक में शौक रखने वाले तो आपको मालूम है, एक राग को करने में अगर हम बहुत ही उस इंटरेस्ट से कर रहे हैं तब भी हमें 1 वीक उसमें एफिशिएंसी लाने में लग जाता है। तो हमारा 1 वीक एक तरह से रिजर्व हो गया उसके लिए। तो ये ऐसी चीज़ें, और इससे मन को सुकून भी मिलता है। म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, बड़ी ऐसी चीज़ है। आर्ट आर्ट कोई भी है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे किसी तरह का भी आर्ट है, वो अपने आप में एक सुकून देने वाली, जिस तरह की आज उथल पुथल है ना,
हमारे मन एकदम से, तो उसको सुकून देने के लिए आर्ट बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। तो किसी तरह का भी कोई आर्ट जो है उसको ढूंढें, बच्चे में उस चीज़ को डालें, उसके आर्ट को रिस्पेक्ट करें, ना कि उसको ये कहते हैं ये कोई काम है तो अब ये काम करेगा। काम कोई भी, आर्ट तो कोई भी बुरा नहीं है, आर्ट तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए हम इस तरह की स्किल्स जो हैं अपने बच्चों में, उनके साथ ऐसा टाइम, वो पहले भी आपको गेम्स उनके साथ ऐसे खेलें जैसे थॉट ऑफ ट्रेन है ना। वो गेम ऐसी है कि वो 3 ईयर्स से लेकर 80 ईयर्स तक का वो पूरी फैमिली गैदरिंग में भी हम वो गेम खेल सकते हैं। वो ऐसी गेम है और ना ख़त्म होने वाली गेम है, तो लंबा टाइम उनके साथ हम ऐसे स्पेंड कर सकते हैं। तो मैम आई थिंक हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक चीज़ जो हमेशा पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी और बच्चों को भी परेशान करती है, वो है एग्ज़ाम स्ट्रेस और एंग्जाइटी। तो एज एन एजुकेटर आप टीच करती हैं, आपके पास इतने बच्चे सीखने आते हैं, एंड नॉट जस्ट एकेडमिकली बट अदरवाइज ऑल्सो आप बच्चों के साथ बहुत ही डिफरेंटली इंटरेक्ट करती हैं। तो आपके हिसाब से एग्जाम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इसके लिए आप क्या सलाह देती हैं बच्चों को? ये भी आज का एक बहुत बड़ा इशू है। हम देख रहे हैं कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स एग्ज़ाम के बहुत डेंजरस आ रहे हैं हमारे सामने। कितना सुसाइड रेट कितना बढ़ गया बच्चों में, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी बच्चों को एंग्जाइटी क्यों होती है, क्योंकि प्रेशर होता है पेरेंट्स का, इतने परसेंट मार्क्स चाहिए हमारे को, इससे नीचे नहीं आने चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बच्चे के, मेरे देखने में या हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, उसमें क्या है, बच्चे के 91 समथिंग उसका स्कोर किया बच्चे ने। तो मेरे को मदर का फ़ोन आया कि बच्चे ने इतना स्कोर किया, ये आपने पढ़ाया? मैं कहा मैंने कुछ नहीं किया, बच्चे की अपनी मेहनत है और वो सब। तो बड़ी मेरे को उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस ये वो सब कुछ आपको ये। नेक्स्ट टाइम बच्चा आया नेक्स्ट डे मेरे पास जब, तो मैंने कहा क्या हुआ बेटा, आप बहुत उदास हो? फिर कल शाम को मुझे बहुत डांट पड़ी। मैं बोली क्यों, आप तो इतने अच्छे स्कोर किए हो। बोलता एक्चुअली ना मेरे कज़न के 93.8% आ गए। तो मम्मी बोली तू नहीं ला सकता था मेरे को उनके सामने? मतलब हम लोगों ने अपनी नाक कहाँ पे रखी हुई है, मतलब ये सोच के, मतलब मेरे को कई बार पेरेंट्स पे बहुत बुरा लगता है उनके लिए कि क्यों, अरे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बच्चे आएंगे क्लास में, उसके पीछे हम बच्चों का बचपन खराब कर रहे हैं। हम मतलब उनको इस तरह से पीस रहे हैं ना। इसमें भी आप होने चाहिए, आप फिजिकल एक्टिविटी भी करो, ये भी करो, वो भी करो, उसके बाद मार्क्स भी इतना स्कोर करो। एक बार मेरे पास आए बच्चे, वो भी बड़ा अच्छा स्टूडेंट, कौन सी क्लास उसकी आप बिलीव करोगे, क्लास 1 में उसके मार्क्स थोड़े कम आ गए क्योंकि वो बीमार था, कुछ घर में भी इश्यूज चल रहे थे, तो उसके मार्क्स थोड़े कम आए जितनी एक्सपेक्टेशन थी। तो मेरे को ये बोला गया कि भी वो बच्चा बड़ा परेशान, और वो कि इसके इतने मार्क्स नहीं आए। यूकेजी मैंने उनको बोला कि क्लास 1 का बच्चा है, क्लास 1 में वैसे ही सिलेबस बढ़ता है, मार्क्स उसके कम होते हैं, तो आप इतने वरीड क्यों, कि अभी बच्चे ने वो करना है तो आप उसको छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। तो लेकिन नहीं, उन्होंने ट्यूशन छुड़ा के दूसरी जगह पे उसको, कि शायद उससे मार्क्स आ जाएंगे उसके, लेकिन वो बच्चा किसी और बात से डिस्टर्ब था, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। तो आप एक छोटे से बच्चे को, मतलब यहाँ पर इतना हम उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, और फिर हम कहते हैं बच्चों में एंग्जाइटी, बच्चे इसलिए होते हैं। तो एंग्जाइटी देने वाले हम खुद ही, मेरे को लगता है कि हमारी वजह से बच्चों का एंग्जाइटी, कि उन पे प्रेशर होता है कि जब वो एग्ज़ाम भी कर रहे हैं ना, उसको ये होता है कुछ गलत तो नहीं हो गया, मेरे मार्क्स ना कट जाएं, वो माइंड में, वो फ्री माइंड होके एग्ज़ाम नहीं दे रहा। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें बच्चों में एक तो स्मार्ट स्टडी की उनको आदत डालनी चाहिए। कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे बच्चे को अच्छे से याद होता है, बच्चे का जो है परमानेंट मेमोरी स्पैन बढ़ता है। इमीडिएट मेमोरी स्पैन बच्चों में बहुत अच्छा होता है, लेकिन परमानेंट मेमोरी स्पैन जो है ना, वो
बहुत कम बच्चों में होता है जो ज़्यादा टाइम तक उनको याद रहता है। तो पहली बात तो ये कि हम उनको एंग्जाइटी खुद नहीं दें। फाइनल एग्ज़ाम रिलैक्स, कुछ नहीं है, हम लोग घूमने चल रहे हैं, चलो। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा पेरेंट्स को, कि उनको थ्रू आउट पूरा साल हम उनके साथ एक डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारें, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सबसे बच्चों को मेडिटेशन की आदत हो, कि जब भी उनको कुछ स्ट्रेस है या एंजाइटी है, मेडिटेशन, उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे उनको एंजाइटी ना हो, है ना। तो उसके बाद जब हम ये करते हैं ना कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम आने, ऐसा लगता है कोई वॉर आ रही है, वॉर होने वाली है, तो बच्चे वो हो जाते हैं। नहीं, कुछ नहीं है, जैसे बाकी एग्ज़ाम थे वैसे ही हैं, कोई बात नहीं। कम मार्क्स आए, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, है ना। तो जब हम बच्चों के साथ ऐसे, और पहले तो हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए कि उन ये प्रॉब्लम आए ही नहीं, है ना। तो उसके लिए हमें स्टडी पैटर्न ऐसे बनाने चाहिए, जैसे बच्चों को मैप स्टडी कुछ कुछ भी चीज़ को मैप बना लिया, उसका कुछ अपने कोई इमेज बना ली कि ये चीज़ है तो इसकी ये इमेज है, तो वो उससे हमारे को याद है। आंसर्स लिखने हैं, वेब चार्ट हमने रेडी किए, पॉइंट्स में आंसर्स लिखे, तो वो चीज़ हमारे को अर्ली। फिर उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है शू बॉक्स। एक शू बॉक्स टेक्निक है, उसमें क्या है कि हमने आज जो पढ़ाई की वो हमने कल अपना पूरा होमवर्क करने के बाद उसको एक बार रिवाइज कर लिया, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ डे, और उसके बाद आफ्टर 1 वीक संडे को हमने एक बार सारा कुछ रिवाइज कर लिया। लर्न नहीं करना, सिर्फ रिवाइज, क्योंकि लर्न तो हम डेली कर रहे हैं। एक बार उसको रिवाइज, अब आप देखो फर्स्ट डे हमने जो किया उसको हमने 5 टाइम्स कर लिया, तो हमारा परमानेंट मेमोरी स्पेन अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद हमने आफ्टर 1 मंथ हमने फिर वो सारा एक बार, क्योंकि इस बार हमने नज़र दौड़ानी है, हमारा तो वो हो रखा है। तो ये टेक्निक भी बहुत काम आती है। फिर उसके बाद 40 मिनट्स होते हैं, 40 मिनट्स के बाद बच्चे की कंसंट्रेशन मैक्सिमम, आजकल तो खैर वो भी 25 मिनट्स 20 मिनट्स रह गई, तो वो बच्चों को ब्रेक देना कि 5 मिनट्स है, आप कुछ भी रिलैक्स हो जाओ, तो उसमें वो भी हमारे को हेल्प करता है। उसके बाद बच्चों को कभी भी ये प्रेशर नहीं डालना, उनको ये समझाना है कि आपने अपना 100% देना है, रिजल्ट जो है उसको एक्सेप्ट करना। और जब पेरेंट्स रिजल्ट को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, बच्चे को कोई प्रॉब्लम, बच्चे अपने आप से वो नहीं होते। मेरे पास ऐसे टॉपर बच्चे भी हैं जो एग्ज़ाम्स में इतने वो होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारे मार्क्स किसी दूसरे बच्चे से कम आ गए तो हमारी मदर तो है, वो तो बेचारी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं और मुझे बहुत दुख होता है कि इतने प्यारे, इतने शाइनिंग बच्चे, वो अपनी और जो स्किल्स हैं या उनमें जो और कुछ है ना, उसको हम निकाल ही नहीं पाते, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों को इस तरह का, उसके बाद उनकी जो एक कॉस्मिक एनर्जी उनको पूरी मिलनी चाहिए, जो हमें 10 to 4 o'clock तक मिलती है। ये अलग सब्जेक्ट है। तो वो जब हम इसीलिए कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो उसके वो हम अगर फॉलो करते हैं तो हमारे को, और सुबह हम जल्दी उठ रहे हैं, फ्रेश हैं, सब कुछ वो साइकिल ही हमारा ख़राब हो गया ना, हमारी आजकल जो लाइफस्टाइल है, तो वो उसमें भी हमारे को बेनिफिट्स मिले। ये तो हो गए कि हम उनकी उसको कैसे कर सकते हैं। और बच्चे को एक इस बात का विश्वास दिलाना कि बच्चे कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हो, और हर बच्चा पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई में नहीं, आप इसमें भी तो हो, ये भी तो कर रहे हो, आप ऑलराउंडर हो, वो बच्चा ये कर रहा है। हम कंपैरिजन करते हैं, एक जो एकेडमिकली टॉपर है बच्चा, लेकिन एक स्पोर्ट्स में भी तो गोल्ड मेडल ला रहा है, उसके साथ हम कभी उसको कंपेयर करके, तो आपको तो 4 कदम दौड़ते हो, आप बैठ जाते हो। तब वहाँ हम कंपैरिजन करना, तो पूरा कंपैरिजन करना चाहिए। ये हमारी प्रॉब्लम है लाइफ में, हम हर फील्ड में यही करते हैं। उसका हस्बैंड देखो क्या करता है, वो देखो वो देखो कितनी हेल्प करते हैं, लेकिन दूसरी साइड वो क्या करते हैं वो भी तो देखो ना, आपके तो नहीं कर रहे।
तो ये कंपैरिजन करना जिस दिन हम बंद कर देंगे, एंजाइटी वाला, और हमारे बच्चों की एक तो हमारे साथ बॉन्डिंग जिस दिन बन गई ना, तो उनको ये होगा कि नहीं, ये हमारे सपोर्टर है, ये हमारे से कुछ नहीं हो। तो जब हमारे को उनकी ज़रूरत होगी ना, वो भी हमारे सपोर्टर बनेंगे। आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कल जब हमें ज़रूरत होगी वो भी हमारा कंपैरिजन करेंगे। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक BMW गाड़ी है, आप उसके फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट है। अब उसको एक ड्राइवर, वो ड्राइव करने वाला भी जो है वो बड़ा परफेक्ट है। अब उसकी स्पीड क्या होगी? वही ड्राइवर बहुत परफेक्ट है, वो मारुति 800 चला रहा है, तो क्या वो उसकी कम हो गई? वो तो परफेक्शन, लेकिन गाड़ी की उतनी परफेक्शन नहीं है। हर किसी का IQ लेवल उतना स्ट्रांग नहीं है। कोई स्टडी में जा रहा है, कोई आर्ट में जा रहा है, कोई म्यूजिक में, हर एक की अपने अपना फील्ड है ना। दूसरी बात, अगर वही गाड़ी आप मतलब दूसरे ड्राइवर जो जिसको नहीं चलाना आ रहा, उसको BMW दे दो तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? हर बच्चे का अपना लेवल हो। हम क्यों उसको खींच के इतना बड़ा करना चाहते हैं? कभी भी मारुति 800 BMW का मुकाबला नहीं कर सकती एकेडमिकली किसी भी फील्ड में। एक जो 800 मीटर रेस कर रहा है, वो दूसरा बच्चा नहीं कर पाएगा। तो हम कैसे कंपैरिजन? अगर सब लेवल सेम होता तो भगवान सबको अलग अलग नहीं बनाता। हम देखते हैं कि एक पत्ता भी एक जैसा नहीं है पेड़ का, वो भी अलग है। तो ये बच्चे भी हमारे बिल्कुल हर चीज जो है ना, वो दूसरे से बिल्कुल अलग है। कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम कंपैरिजन छोड़ देंगे, हमारे बच्चों को ये विश्वास हो जाएगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो हमारे साथ उनकी बॉन्डिंग रहेगी और वो एंड तक रहेगी। ये एक बाकी तो और जो ये मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आज आपके साथ शेयर किया, तो उसके हमें रिजल्ट्स भी मिले। मैं यही चाहूँगी कि अगर किसी को दो लोग को भी इससे कोई बेनिफिट मिलता है, तो हम समझेंगे कि आज हमारी ये बातचीत जो है वो बहुत यूजफुल। तो थैंक यू मैम। आई थिंक इस पॉडकास्ट से सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आज इस पॉडकास्ट के उससे कि ये हम सिर्फ बोल नहीं रहे, हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। आज हमारे क्रू मेंबर्स जो हैं, हमारे 2 बच्चे, हमारे अपने बच्चे जो हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। वो सारी वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं और वो हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। और कितना वो 2 घंटे तो उन्होंने जो रिकॉर्डिंग में लगाते हैं, उसके बाद एडिटिंग, ये वो सब, तो वो इस तरह से ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस थे, इसीलिए हम इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं कि बच्चों को हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं उन बच्चों का भी थैंक्स करना चाहूँगी कि वो हमारे साथ इन्वॉल्व हैं और हमारे को बहुत अच्छी रिस्पांस मिल रही है इस चीज़ की। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा आप आए। आई थिंक आपके साथ बैठकर और भी बहुत सारे विषय पे हम बात कर पाएंगे आने वाले समय में। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ये एक मौका दिया और मैं अपनी बात या अपनी जो मेरे पास है वो मैं सबके साथ शेयर कर सकी। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।